हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी और आज हम देखने जा रहे हैं एक बेसिक लेक्चर जो कि क्लास 11th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि अक्सर स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि सर 11th और 12th में यदि बहुत अच्छा स्कोर करना है तो कैसे करें, क्या करें कि बहुत अच्छे मार्क्स आए, एक्सीलेंट मार्क्स आए। तो वो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हाउ टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th से। और क्लास 11th आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग वो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, इससे पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमको मालूम ही नहीं है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ना है और किस तरीके से यू कैन स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन क्लास 11th। ठीक है, तो इन तीन चीजों को आप फोकस करें, इन तीन चीजों पे आप वर्क करें। मैं बताता हूँ आपको कि आपके 11th प्लस 12th में भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे ये तीन पॉइंट्स। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से वो तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फोकस ऑन योर कंसेप्ट्स। पहला है कंसेप्ट्स पे वर्क कीजिए। आमतौर पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी में रटना ज़्यादा पसंद करते हैं, याद करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि याद करना कंपैरेटिवली आसान होता है, तो स्टूडेंट याद कर लेते हैं। मगर याद करने का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप एक तो वो है कि आपको समझ में कुछ नहीं आया है, आपने केवल एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह उसको याद कर लिया। और पॉसिबल है काफी स्टूडेंट्स 11th में भी ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं याद करके भी। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। मगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको 12th या उसके बाद यदि उनको कॉमर्स फील्ड में ही अपना करियर बनाना है तो उनको देखने को मिलते हैं। अक्सर मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर दिया मगर उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने याद करके किया हुआ है। जब मैं उनको 11th की कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ तो उनको ऐसा, हमने तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, इस तरीके से हमने कभी देखा ही नहीं। तो दो अप्रोचेस हैं, एक है याद करके आप पूरी अकाउंटिंग करें और दूसरा है समझ के करें। मगर एक बात ध्यान रहे, जब हम समझ के चीजों को करते हैं तो हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और ये सेम चीज अप्लाई होती है टीचर के लिए भी, क्योंकि जब टीचर भी आपको इस तरीके से पढ़ा रहा है कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो तो उसके लिए भी एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंसेप्ट पे फोकस करें, क्योंकि जब कंसेप्ट पे फोकस करेंगे तो आपका जो नॉलेज का जो दायरा है, स्कोप है, वो लिमिटेड नहीं रहेगा। जब आप रट के जाते हैं, जब आप याद करके जाते हैं तो आपको उतना ही बनता है जितना कि आपने याद किया हुआ है। ठीक है, मगर जब आप समझ के चीजों को जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी आप करने में कैपेबल होते हैं जो कि इससे पहले आपने कभी भी नहीं किए हैं। ठीक है, तो फोकस ऑन कंसेप्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 11th में नया सब्जेक्ट है, आपकी नींव तैयार हो रही है, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली 12th में भी आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पॉइंट which is also very very important, that is practice. Believe me, प्रैक्टिस स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आप देखेंगे प्रैक्टिस करने से आपकी उस सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी हो जाती है, एक चीज। दूसरी चीज आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है और तीसरी चीज आपको समय कम लगता है। अगर आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस किया है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप दूसरे स्टूडेंट से कहीं जल्दी एग्जाम कंप्लीट कर पाएंगे, आप उसको प्रॉपरली चेक कर पाएंगे कि
आपने कैसा सही किया है गलत किया है। तो प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स को, चाहे वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो चाहे 12th के। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मैं बात करूँ क्लास 12th की, तो 12th का जो बोर्ड एग्जाम का जो एग्जाम का लेवल रहता है वो रियली टफ नहीं रहता है, इजी रहता है। मगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने साल भर प्रैक्टिस नहीं की है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको कंसेप्ट पे जितना फोकस करना है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस पे भी फोकस करें। ठीक है, मगर मेहनत लगती है डेफिनेटली, मगर उसके रिजल्ट्स भी आपको आपके मार्कशीट में डेफिनेटली दिखाई देंगे। एंड थर्ड इज डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स की आदत होती है कि इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, एवरेज लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, मगर जहाँ पे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है उनको छोड़ देते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स की आदत है, क्योंकि उनका कहना है कि सर इस लेवल के क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही नहीं। मगर यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन डेफिनेटली करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, इस पे आते हैं। जब आप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करते हैं तो पहली बात आपका लेवल भी बढ़ता है। एक बार आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करके देखिए, आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा, पॉसिबल है। आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, पॉसिबल है। मगर एक बार आपने वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिया ना, उसके बाद जब आप एग्जाम पेपर का आपका लेवल, पेपर लेवल देखेंगे ना, तो आपको इजी लगेगा। आप बोलेंगे यार ये है क्या। अभी क्या होता है कि इजी इजी क्वेश्चन करके स्टूडेंट जाते हैं और एग्जाम हॉल में जब देखते हैं तो उनको पेपर बड़ा टफ लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन किए नहीं। और वो स्टूडेंट जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन एक बार करके एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उनको पेपर आसान लगता है, क्योंकि एक बार डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने कर ली तो आपका लेवल अपने आप में बढ़ जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना हो, अपना लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज करना है ना, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका टारगेट है कि नहीं सर हमको तो बस 60 मार्क्स मिल जाए, तो ये तीनों भूल जाइए आप। वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। 60 मार्क्स 11th अकाउंटेंसी में स्कोर करना बहुत बहुत आसान है। ठीक है, मगर यदि आपको 90 प्लस का टारगेट है, आप 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो इन 3 चीज़ों पे आप वर्क कीजिए, कंसेप्ट, प्रैक्टिस एंड फेस डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको अकाउंटिंग का मतलब मालूम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? तो जब भी अकाउंटिंग की बात आती है तो स्टूडेंट्स को शुरू शुरू में शायद जब आप पहले दिन स्कूल जाएंगे तो आपको एक डेफिनेशन बताई जाती है। ये वो डेफिनेशन है, accounting is the art of recording, classifying, summarizing and analyzing in the terms of money or financial transaction and events in a systematic manner by following certain rules of accounting। है कि नहीं? तो ये आमतौर पे स्टूडेंट्स को बताई जाती है और ये स्टूडेंट्स को याद भी करनी रहती है, ताकि एग्जाम से क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है। तो इसको हम जो है, एक तो बुकिश लैंग्वेज है, मगर यदि वाकई में अकाउंटिंग को समझना हो बिल्कुल आसान शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में, तो मैं आपको बताता हूँ, केवल 2 वर्ड्स में अकाउंटिंग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिलीव मी, केवल 2 वर्ड्स में। और वो 2 वर्ड्स हैं हिसाब किताब। अकाउंटिंग का मतलब ही होता है हिसाब किताब। हिसाब किताब मतलब, हिसाब किताब का मतलब होता है वो हिसाब किताब जो कि एक सब्जी बेचने वाला करता है। या आप देख रहे हैं सब्जी बेचने वाला, ये पान की दुकान चलाने वाला, ये सब्जी बेचने वाला जब रात को घर जाता होगा तो देखता होगा कि मैंने कितने की सब्जी खरीदी, कितने की बेची और फाइनली मैंने कितना कमाया। एक पान की दुकान चलाने वाला
वो भी रात को जाके देखता होगा मैंने कितना मटेरियल आज खरीदा, कितने मैंने पान बेचे, फाइनली मैंने कितना कमाया। ये हिसाब किताब है। आपके पेरेंट्स भी आपके महीने का बजट बनाते हैं, साल का बजट बनाते हैं, वो भी क्या है, वो भी हिसाब किताब है। अब यहाँ पे देखिए ये रिलायंस फ्रेश है, यहाँ पे ये एक बड़ी कंपनी है रिलायंस, इनको भी हिसाब किताब बनाना पड़ता है। हर 3 महीने में इनको अपने रिजल्ट बनाने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, इनको बताना पड़ता है कि हमने कितना कमाया है। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी हिसाब किताब है। आप जो बैंक देखते हैं, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी हिसाब किताब रखते हैं, क्योंकि इनको भी बताना रहता है कि हमने कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा गंवाया है। तो ये सब क्या है, ये हिसाब किताब है। मगर यहाँ पे एक बात आती है कि जब एक सब्जी बेचने वाला अगर हिसाब किताब रख सकता है, एक पान की दुकान चलाने वाला भी, यदि वो नहीं भी पढ़ा हुआ हो, कम पढ़ा हो, तो भी वो हिसाब किताब अगर रख सकता है, तो हम फिर क्यों ये अकाउंटिंग सीखे? बिकॉज ये लोग भी करते हैं, तो ये तो आसान है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि इतने छोटे लेवल पे एक सब्जी की दुकान चलाने के लिए, एक पान की दुकान चलाने के लिए आपको जितना नॉलेज चाहिए, ठीक है, अकाउंटिंग करने के लिए, उसके लिए आपको ये किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट कैन बी इजीली डन। ये पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे लेवल का बिजनेस है। मगर यदि हम बड़े लेवल का बिजनेस देखेंगे, तो वहां पे एक प्रॉपर वे में अकाउंटिंग होना जरूरी है। क्योंकि जब प्रॉपर वे में बोल रहा हूँ, तो प्रॉपर वे में काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अगर आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग नहीं करते हैं, तो पॉसिबल है कि एक ही कंपनी की अकाउंटिंग करने के लिए 2 लोगों को दिया जाए, 3 लोगों को दिया जाए, तो तीनों लोगों के प्रॉफिट्स जो हैं वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे अकाउंटिंग सीखना बहुत जरूरी है प्रॉपर मैनर में। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा हो, तो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बात तो ये आती है ना, हमको यही तो चीज सीखना है, किस तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं, बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो एक सिस्टमैटिक मैनर में करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए करना है, तो फिर हमको अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अकाउंटिंग सीखने की तरफ। यहाँ पे टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपका एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन तो समझते हैं, मैथमेटिक्स में भी आपने देखा है इक्वेशन, तो वैसे ही अकाउंट्स का एक इक्वेशन होता है। क्या इक्वेशन होता है? वो इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब सबसे पहले तो समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि ये तीनों टर्म आपके लिए बिल्कुल नए टर्म्स हैं। तो समझते हैं। एसेट्स का मतलब है whatever belongs to a firm, or to an individual, I would say। जो कुछ भी एक व्यक्ति या एक फर्म, एक कंपनी, एक बिजनेस के पास है, उसको हम बोलते हैं एसेट। अब है का मतलब क्या है? हमारे पास जो कुछ भी है, अगर आप एक किराना शॉप पे जाइए और किराना शॉप पे आपको, ये मान लीजिए ये एक किराना शॉप है, अब इस किराना शॉप में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो इस किराना शॉप में आपको मान लीजिए फर्नीचर दिखाई दे रहा है। तो ये फर्नीचर क्या है? फर्नीचर उस बिजनेस का एसेट है। उसके बाद वहां पे ढेर सारे गुड्स रखे हुए हैं, तो गुड्स भी क्या है? उसका एसेट है। ठीक है, उसके पास कैश रखा हुआ है,
वो भी क्या है, एसेट है। ठीक है, उसका जो बिजनेस है वो कहाँ चल रहा है, वो एक बिल्डिंग में चल रहा है, तो बिल्डिंग भी क्या है, उसका एसेट है। ठीक है, वो बिल्डिंग कहाँ पे है, बिल्डिंग लैंड पे बनी हुई है, लैंड भी उस बिजनेस का है, तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स, कैश, ये सब क्या है, ये सब एसेट्स हैं। जो कुछ भी एक बिजनेस के पास है उसको हम एसेट बोलते हैं। गॉट इट, क्लियर है ये बिल्कुल। ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है वो क्या है, एसेट है। ठीक है, आपके पास जो कुछ भी है वो क्या है, एसेट है। ठीक है, आपके पास गाड़ी है तो वो क्या है, वो आपका एसेट है। अब आ जाते हैं हम कैपिटल और लायबिलिटी पे। कैपिटल का मतलब क्या है और लायबिलिटी का मतलब क्या है। कैपिटल को समझने के लिए हम चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये आप है और आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ये है आपका बिजनेस। ठीक है, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब इस बिजनेस के पास अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो इस बिजनेस के पास अब बिजनेस ये प्लान है खाली, है ना। अभी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ना तो इस बिजनेस के पास लैंड है, ना तो फर्नीचर है, ना तो गुड्स है, ना तो कैश है, और ये सारी चीजें चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए। उसके बिना बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर आप पैसे नहीं लगाएंगे तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने इस बिजनेस में पैसे लगाए, मान लीजिए कितने पैसे लगाए आपने इस बिजनेस में, आपने 100 रुपए लगाए। ठीक है, अब इस बिजनेस के पास कितना पैसा हो गया, इस बिजनेस के पास आज की तारीख में 100 रुपए हैं। ठीक है, इस बिजनेस के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। अगर बिजनेस के पास कुछ है तो उस बिजनेस के लिए वो क्या है, वो एसेट है कि नहीं। इस बिजनेस के पास जो कुछ भी है वो क्या है, एसेट है। मगर क्या ये एसेट इस बिजनेस का है, नहीं, ये बिजनेस के ओनर का है। ये जो भी एसेट आपको दिखाई दे रहा है जो कि बिजनेस के पास है, वो किसका है, वो उसके ओनर का है। तो जो कुछ भी ओनर का है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जो कुछ भी ओनर का है हम उसको बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस के पास जो कुछ भी है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी 100 रुपए है और मगर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और पैसा चाहिए, तो और पैसा कहाँ से आएगा, तो और पैसा हमने किसी और से भी ले लिया, उधार ले लिया। तो जिससे हमने उधार लिया है उसको हम बोलेंगे लायबिलिटी, इसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। अब कितना मिला हमको, हमको मान लीजिए 500 रुपए और किसी से मिल गया, तो हमारे पास अब कितना हो गया, पहले 100 था, अब 500 और मिल गया, कुल मिला के कितना हो गया, ये भी एसेट है, कुल मिला के हो गया हमारे पास 600 रुपए। तो ये 600 रुपए क्या है, एसेट है ना। मगर ये एसेट किसका है, हमारा है क्या, है हमारे पास, मगर है किसका, ये कहाँ से मिला है, ये मिला है कैपिटल से और लायबिलिटी से। कैपिटल जो कि ओनर ने दिया है और लायबिलिटी जो कि आउटसाइडर ने दिया है। बिजनेस किसका है, आपका है, तो आप ओनर हैं, तो ओनर के द्वारा जो पैसे मिले हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और जो आउटसाइडर के द्वारा मिले हैं उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। तो ऑल टुगेदर बिजनेस को कितने रुपए देने हैं, 600 रुपए देने हैं। बात समझ में आ रही है, और ये 600 रुपए किसको देने हैं, ये 600 रुपए देने हैं या तो ओनर को और या तो आउटसाइडर को। तो यहाँ पे अब आप समझिएगा, एसेट मतलब हमारे पास जो कुछ भी है, और कैपिटल और लायबिलिटी का मतलब है हमको जो कुछ भी देना है।
आपके पास जो कुछ भी है दैट इज इक्वल टू आपको जो कुछ भी देना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपए भी नहीं है। आप अपने पापा के पास जाते हैं और अपने पापा को बोलते हैं कि हमको 500 रुपए दे दो। पापा आपको बोलते हैं कि बेटा दे तो रहा हूँ मगर लौटाना पड़ेगा। अब बोलते हाँ, आपने 500 रुपए ले लिए। अब आपके पास 500 रुपए हैं, ये आपके लिए क्या है, एसेट है। मगर ये आपका है क्या, नहीं। आपने ये पैसा देना है, किसको देना है, ओनर, मतलब पापा है तो अपन बोल सकते हैं चलो ओनर, ओनर को देना है। तो ये जो 500 रुपए आपके पास है दैट इज इक्वल टू जितना आपने देना है, जो है दैट इज एसेट, और जो देना है दैट इज योर अभी कैपिटल है। अब मान लीजिए कि 300 रुपए आपने अपने दोस्त से ले लिए, 300 रुपए दोस्त से ले लिए, 500 रुपए पापा से ले लिए। कितना, 500 रुपए पापा को देना है, 300 रुपए दोस्त को देना है, कुल मिला के कितना देना है, 800। और आपके पास है कितना, 800। तो हम बोल सकते हैं एसेट आपके पास 800 है, दैट इज इक्वल टू 500 पापा को देना है, 300 दोस्त को देना है। 300 दोस्त को देना है दैट इज लायबिलिटी, 500 पापा को देना है दैट इज कैपिटल। 8 तो आपके पास टोटल एसेट है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगेन मैंने बोला ना कि समझाना कठिन होता है, समझना कठिन होता है, रटना आसान होता है। मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से समझें। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ये बिजनेस की, तो बिजनेस के पास क्या क्या है, बिजनेस के पास कुल मिला के 600 रुपए है और 600 रुपए देना भी है। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लिक्विडिटी। तो आप कुछ भी कर लें, हर हाल में ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा ही होगा। अगर आपने सही तरीके से अकाउंटिंग किया है तो। क्लियर है ये आपको, समझ में आया। अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो फिलहाल इतना काफी है, अगली क्लास में हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।